नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ अलग ही चैप्टर लेकर आया जिसको अक्सर लोग कभी भी नहीं पढ़ते। मैंने ऐसे विषय का चयन किया है आज कि इसको विद्यार्थी छोड़ देते हैं। आज का चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटीज, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो पर्यावरण में भी आता है और पर्यावरण के साथ साथ भूगोल से भी इसका कनेक्शन, साथ ही साथ भूगोल और पर्यावरण और साइंस से भी। इसीलिए मैंने आज के चैप्टर को चयन किया है, जैव विविधता। आज हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है और एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हर कॉम्पिटिटर को ये एक चैप्टर बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए। ये आर्मी या पुलिस, कोई से भी एग्जाम हो, इसमें से प्रश्न छूटता नहीं, इस चैप्टर से अछूता नहीं रहता। देखते हैं हम, आज पढ़ते हैं। देखो, किसी भी अध्याय को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता किसी इकोसिस्टम में, किसी भी क्षेत्र में, यूं कहें अपन, किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों की विविधता ही जैव विविधता कही जाती है। यूं कहें कि जीवों में वेरिएशन, जितने निश्चित समुदाय में अलग अलग भांति भांति प्रकार के जीव रहेंगे तो उसको हम कहेंगे जैव विविधता। और ये प्रकृति के लिए सबसे अच्छा संकेत है। किसी भी एक समुदाय में, एक क्षेत्र में जितने पौधों में वैरायटी रहेगी, जितने अलग पौधे रहेंगे, जितने अलग प्राणी रहेंगे, जितने अधिक अलग अलग प्रकार से जीव रहेंगे, तो वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो जैव विविधता क्या है? किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता, सजीव प्राणियों की विविधता, वेरिएशन को हम कहते हैं जैव विविधता। ये ही प्रकृति के लिए सबसे अच्छा संदेश है। जिस भी निश्चित क्षेत्र में जितने ज्यादा जीव अलग अलग रहेंगे, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी उतना ही अच्छा रहेगा और ये प्रकृति के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको लोग समझते ही नहीं, आखिर तक समझ में नहीं आता हो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि निश्चित क्षेत्र में जितने पौधों में विविधता, जितने जीव में विविधता, उसको हम कह सकते हैं जैव विविधता। आइए आगे आगे हम चलते हैं, पूरा डिटेल इसको, एक एक चीज इसको पढ़ेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि जो आप जैव विविधता से आए और बना नहीं पाए। जैव विविधता के लिए क्या शर्त है? सबसे बड़ी चीज क्या है? जैव विविधता के लिए क्या क्या शर्तें हैं? क्या ऐसी शर्त है जिसके लिए जैव विविधता को जाना जाता है? देखो भैया, जैव विविधता के लिए दो सीधी सी शर्तें हैं कि जहां पर वर्षा अधिक हो। क्या है पहली कंडीशन? जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पर जीवों में उतना वेरिएशन होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है उच्च तापमान। तो एग्जाम में प्रश्न आता है जैव विविधता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अत्यधिक वर्षा होना, उच्च ताप होना, कि दोनों नहीं? तो चार विकल्प ये बन गए, आपको बताना पड़ेगा भैया। जहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, वहां के क्षेत्र में, वहां के क्लाइमेट में वेरिएशन पाया जाता है, वहां पर जीवों में विविधता पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट पौधे पाए जाते हैं। तो ये दो शर्तें याद रही आपको। जैव विविधता क्या होता है? जीवों में वेरिएशन, एक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीवों को होना जैव विविधता कहलाता है। और उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त है अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। नेक्स्ट है कि भैया इस पृथ्वी पर जैव विविधता कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज। देखो, अब हम समझते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर कहां पाया जाता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा पृथ्वी का ग्लोब बना हुआ है। इस जो ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको ये जो रेखा है, इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन कैसे हैं? कहते हैं विषुवत रेखा, मतलब भूमध्य रेखा के क्षेत्र है जिसमें क्लाइमेट सबसे ज्यादा गर्म रहता है, तापमान। तो इस पर यूं कहें अपन कि वेरिएशन होता है। अब हालांकि भारत विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी पर है और ऊपर 37 डिग्री की दूरी। तो यूं कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे वाला जो कुछ हिस्सा है, इस पर सबसे ज्यादा पूरे संसार में या जगत में
जैव विविधता पाया जाता है। इस पर ही सबसे ज्यादा तापमान होता है और इस पर ही जीवों में विविधता होता है। और अब आगे प्रश्न परीक्षा में, एक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था, परीक्षा में प्रश्न ये आया था, यूपीएससी में ही आया था। क्या आया था परीक्षा में प्रश्न कि जब भूमध्य रेखा से पोल की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो जैव विविधता बढ़ता है कि जैव विविधता घटता है। अब आप सोचिएगा दोस्तों, ये सोचिएगा आप कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा, और तापमान कम होता जाएगा तो जैव विविधता भी घटती जाएगी। जैसे जैसे नीचे ध्रुव पे जाते हैं तो जैव विविधता कम होती जाती। अच्छा, इस प्रश्न को घुमा के पूछ सकते हैं कि पोल से, या यूं कहें अपन ध्रुव से इक्वेटर की ओर आने पर, ध्रुव से इक्वेटर की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ता है कि घटता है? तो अपना उत्तर आएगा कि ध्रुव से ऊपर इधर आते हैं तो तापमान बढ़ता है, अर्थात तापमान बढ़ता है अर्थात जैव विविधता बढ़ता है। और इधर से आएंगे इधर तो भी जैव विविधता का मान अधिक होता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसका मान कम होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में घुमाकर पूछते हैं। तो जैव विविधता क्या होता है? जीवों में वेरिएशन को जैव विविधता कहते हैं। क्या शर्तें हैं जैव विविधता की? दो शर्तें हैं, उच्च तापमान होना, अत्यधिक वर्षा होना। तीसरी चीज को हम लेके बात करें कि संसार में, इस धरा पे, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो यूं कहें अपन कि जो लोग, जो भी देश इसके ऊपर बसे हैं भूमध्य रेखा पर, उसमें क्या पाया जाता है? जो देश भी इसके ऊपर बसे हैं उस पर क्या पाया जाता है? अत्यधिक पाया जाता है जैव विविधता। अब इसमें ब्राजील को ले लो, इंडोनेशिया को ले लो, सूडान को ले लो, ये जितने भी देश है इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है, और जीवों में भी विविधता होता है। जितना घना जंगल होगा उसमें विविधता उतनी ही होगी। ये तो हुई बात, किसकी बात करी है हमने? ये हमने बात करी है पूरे संसार की बात करी है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है भैया? जो भूमध्य रेखा है, ये तो हो गई हमारी, ये तो हो गई हमारी, है ना। इसको अपन कर लेते हैं पूरा, ये है ना। अब इसको समझिएगा आप पूरा। ये जो पूरा विश्व है इसमें मध्यांतर, या यूं कहें कि ये जो पूरी रेखा है इसमें जो जो भी दोस्त, जैसे कि इसमें ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद में और आगे चले अपन तंजानिया है, केन्या है, ये जितने भी देश है ये सब मध्यांतर रेखा पर है, मतलब भूमध्य रेखा पर। इसका तापमान अधिक है, इसमें सबसे ज्यादा, इस पर ही सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर है, अब जैसे भारत थोड़ा सा ऊपर है, और भी सब देश ऊपर है, जैसे कि ऊपर जाते जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाएगी, उधर जैव विविधता कम, इधर भी कम होती जाएगी, और यहाँ पर रहेगी जैव विविधता सर्वाधिक। अब ये तो विश्व की हो गई बात। अब अपन कर लेते हैं भारत के बारे में बात कि भारत में जैव विविधता कहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब भैया भारत की जब बात आती है तो भारत तो एक विशेष प्रकार का देश है, जहां पर पग पग रोटी डग डग नीर, और यहाँ की बनावट है जो बहुत ही अलग प्रकार की बनावट है, चतुष्फल की है। ये समुद्र में झूलता हुआ भाग है इतना, और उसके बाद ऊपर वाला भाग है उपमहाद्वीप है, भारत एक उपमहाद्वीप है। तो भैया जो भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ये क्यों कहें अपन कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ओ हेलो, याद रखिएगा क्या है? पश्चिमी घाट। ये वाला जो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, अति महत्वपूर्ण, एमपीपीएससी में आया था, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, ऐसे प्रश्न में 4 विकल्प कुछ भी बनाते हैं। तो भारत का जो पूरा क्षेत्र है इसमें आप यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाया जाता है वो पाया जाता है इस वाले घाट पर। ये है पश्चिम की ओर, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में, इसको बोलते हैं अपन पश्चिमी घाट। उसके बाद पश्चिमी घाट के बाद अगली बात और अपन करें इसमें कि और भारत में कहां पर जैव विविधता पाया जाता है भैया? पश्चिमी घाट तो है, लेकिन विकल्प में पश्चिमी घाट नहीं रहेगा, तो अपने को बताना पड़ेगा पूर्वी हिमालय, ठीक है। पूर्वी हिमालय सबसे पहले पश्चिमी घाट, दूसरे नंबर पर है पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, असम है,
ये वाला जो पूर्वांचल क्षेत्र है दूसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर खासी, गारो, जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर इधर से जाने के बाद वैक्यूम अरब सागर से उठने के बाद वर्षा सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा हो गई तो पेड़ पौधे अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जीव में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, भांति भांति प्रकार के, भांति भांति प्रकार प्लांट। तो सबसे ज्यादा तो अपन कह सकते हैं पश्चिम घाट, और दूसरे नंबर ये तो है 1 नंबर पर जैव विविधता पश्चिम घाट, और ये है दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह है। भारत एक द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर, अपन तो एक उप महाद्वीप है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पर सब भी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और एक है उत्तरी हिमालय, और आखिरी में अपन एक कहे कि उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आता है ये वो होता है उत्तरी हिमालय के भाग है, ये उत्तरी है, और ये पूर्वी हिमालय। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण अति प्रश्न ये है कि प्रश्न जब आएगा कि भारत में जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जो जैव विविधता पाया जाता है, हमारा आंसर आएगा बगैर सोचे समझे एक ही बार में हम टिक लगाएंगे, भैया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बड़ा ही हरियाली से भरपूर भाग है, और यहाँ पर तापमान भी ज्यादा होता है, वर्षा भी ज्यादा होता है, और वेरिएशन भी ज्यादा पाया जाता है। आपने केरल में साइलेंट वैली का नाम सुना होगा, शांत घाटी वो है केरल में, ये सब पोर्शन इधर साउथ में। उसके बाद में पहले नंबर पर पश्चिमी घाट, दूसरे नंबर पर पूर्वी हिमाचल, और उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत में आपको जैव विविधता विश्व के समझ में आया होगा। जैव विविधता क्या होता है, क्या शर्तें होती जैव विविधता के लिए, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा। तीसरे नंबर पर विश्व में क्या होता है, विषुवत रेखा, ध्रुव की ओर कम होता है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता का मान बढ़ता जाता है। और अब हम आए हैं भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट आपको समझ में आए हो, इसी को हॉटस्पॉट नाम से आता है कि भारत का हॉटस्पॉट क्या है। तो आप भूलिएगा नहीं, हॉटस्पॉट कहें कि बायोडाइवर्सिटी के है कि जैव विविधता कहें, ये आपको घुमाने वाले शब्द है। हॉटस्पॉट नाम आएगा तो भी आपको फटाक से समझना है पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा जैव विविधता को और डिटेल समझते हैं। जैव विविधता से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैव विविधता संबंधित जो फैक्ट हैं सीधे एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा को याद रखना पड़ेगा मई की 22 तारीख, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई केरल में स्थित शांत घाटी है, ये शांत घाटी, केरल में स्थित शांत घाटी, इसको कहें साइलेंट वैली, जैव विविधता के भारत में प्रसिद्ध है। कभी कभी तो सीधा सा प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार छोटी मोटी एग्जाम आर्मी वगैरह में केवल यही पूछ लिया है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी केरल में, केरल कहाँ आता है, केरल अभी हमने पढ़ा था कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में आता है केरल। ठीक है, इधर महाराष्ट्र है और गोवा है और इधर केरल है, मतलब यूं कहें अपन गुजरात से लगाकर कन्याकुमारी, गुजरात से लगाकर कन्याकुमारी पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ। अब इससे पूछे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो भैया साइलेंट वैली, शांत घाटी, इसको साइलेंट वैली कहते हैं, शांत घाटी। बहुत वेरिएशन यहाँ के पेड़ पौधों में, इतनी विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता है, तो पेड़ पौधे भी अलग अलग हैं और जीवों में भी विविधता है अलग अलग। 2022 की जो थीम है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, तो भैया ये एक बार दशक, हर वर्ष की थीम अलग अलग है। 2022 की थीम है सभी जीवन के लिए। 2022 की थीम क्या है, तो जैव विविधता की थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का नियम है, निर्माण है। ठीक है, भविष्य का निर्माण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फैक्ट है। उसके बाद में जैव विविधता से परितंत्र में संतुलन स्थापित होता है। अभी एक परीक्षा में सीपीओ की एक एग्जाम हुई थी, उसमें यह आया था कि शाकाहारी जैव विविधता के लिए सार्थक है कि बाधक है। तो बिल्कुल भैया हमको बताना पड़ेगा कि किसी भी जीव का शाकाहारी होना मतलब जैव विविधता को बढ़ावा देना, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना, शाकाहारी होना बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो जैव विविधता परितंत्र संतुलन स्थापित होता है ना, कि इससे अव्यवस्थित होता है, इससे होता है
शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये सार्थक है। तो आगे चलो अगला बात करते हैं हम जैव विविधता के लिए संकट। अब जैव विविधता की इतनी इतनी अच्छी चीजें हैं, फिर भी इस पर संकट है, तो हम देख लेते हैं कि भैया जैव विविधता के लिए क्या संकट है। जैव विविधता के लिए सबसे पहली बात तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। आए दिन देखते जा रहे हैं हम कि वृक्षों की कटाई हो रही है, तो इस प्रकार ये हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए डेंजरस बात है। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, अंधाधुंध वनों की कटाई यूं कह सकते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग, भैया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे वृक्ष कट जाएंगे तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगी, जिसके कारण सूर्य की किरणें को एब्जॉर्ब करने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो ध्रुव पर स्थित बर्फ पिघलने लग जाएगी, जिससे जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये वृक्ष कटने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे ध्रुव पर जो ये बर्फ है ये पिघल रही है और जल का 3/4 हिस्सा जो जल से भरा हुआ है, एक हिस्से पर भूमि है, ये और डूबता जा रहा है। तो एक प्रकार से जैव विविधता के लिए संकट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। वृक्ष कटाई से ये भी हो रहा है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, एक निश्चित क्षेत्र में कोई सी प्रजाति अगर अपन कर दे तो दिने दिन उसका संक्रमण बढ़ता रहता है। तो ये भी एक प्रकार से जैव विविधता, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, इसके कारण भी जैव विविधता संकट में है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, यही बात है। नगरीकरण, औद्योगिकरण मतलब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जिससे नगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही है, वृक्ष का सफाया होता जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं प्रकृति के लिए संकट है, जैव विविधता के लिए खतरा बना हुआ है। अब और आगे चलते हैं अपन। तो आगे अगर चलते हैं तो इसको भैया जो 2 पद्धति है इस पे और बात कर लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण की 2 टेक्निक, क्या कौन कौन सी 2 टेक्निक है। एक तो होता है इनसाइट मतलब, और एक होता है एक्साइट। ये इनसाइट क्या होता है, जिस भी क्षेत्र में जीव विशिष्ट प्रकार के प्लांट होते हैं उनको संरक्षित करना और उस जीव प्लांट के आसपास यहाँ पर संरक्षण प्रदान वहीं पे करना, ये होता है इनसाइट इंसूटे। मतलब उसके जहां पर वो प्रकृति में है वहीं पर रहते हुए उसके आसपास संरक्षण करना, बाउंड्री बनाना, ये होता है स्वस्थान पद्धति। और एक होता है एक्साइट पद्धति। एक्साइट से मतलब ये होता है कि उस स्पेसिफिक प्लांट को, स्पीसीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह संरक्षित करना, ये होता है एक्स मतलब बाह्य, और ये होता है वहीं पर प्लांट। ठीक है, दोनों चीज समझ में, एक तो वहीं पर प्रिजर्व, एक वहां से उठाकर दूसरी जगह पर प्रिजर्व करना। तो ये 2 पद्धति है जैव विविधता की। कितनी पद्धति है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, ये भी एग्जामिनर पूछता है कितनी पद्धति है, 2 पद्धति। तो अब हम देखते हैं, जिस प्रकार से स्थलीय जैव विविधता देखा है, इसी प्रकार से जलीय जैव विविधता है। बस अब हमारा चैप्टर समाप्ति पे है, थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। जलीय जैव विविधता, ये भैया जलीय जैव विविधता है। ये जलीय जैव विविधता, जिस प्रकार स्थल पर जैव विविधता पाई जाती है, अत्यधिक ताप होता है, उच्च तापमान होता है, जीवों में वेरिएशन होता है, वो स्थलीय जैव विविधता। अब इसी प्रकार समुद्र में भी भैया, हम तो पृथ्वी पर 1/4 हिस्से में है, बाकी जल कितने हिस्से पर है, 4 में से 1 हिस्से में तो स्थल है, और 3/4 हिस्से पर, यूं कहें 75% हिस्से पर जल है। तो जलों में भी तो विविधता होगी, जल में पाए जाने वाले जीवों में भी तो वैरायटी होगी अलग अलग, मछली अलग है, मगर विभिन्न प्रकार के अलग अलग एलिमेंट। तो जलों में जो विविधता पाई जाती है उसको कहते हैं हम जलीय जैव विविधता। अब प्रवाल द्वीप क्षेत्र प्रमुख, अब देखो इसका जो एक फैक्ट है, प्रवाल द्वीप क्षेत्र प्रमुख जलीय जैव विविधता का केंद्र है। क्या होता है, एक प्रकार का कोरल द्वीप, आपने नाम सुना होगा, जिसमें कैल्शियम मूंगे की जो चट्टान रहती है वो जल में बना लेते हैं। ये अपन ये कह सकते हैं, जो आप चित्र देख रहे हैं ये समुद्र के भीतर का अलग अलग प्रकार से प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल द्वीप है जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव कैल्शियम से बना लेते हैं, और ये जैव विविधता के लिए सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसमें पूछते हैं प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप हमारे यहाँ जो बना हुआ है प्रवाल द्वीप के निर्माण से बना हुआ है, तो जलीय जैव विविधता का केंद्र होता है। ठीक है भैया, ये आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में जितने जीवों में वेरिएशन होगा तो ये आप पढ़ेंगे जैव विविधता। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप में से ही एक प्रकार का द्वीप बना है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की
में बदलाव है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो प्रवाल। दूसरा, भारत में जलीय जैव विविधता मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, बंगाल की खाड़ी। देखो भैया, जो इंडिया है इसमें कहां पर है, इसमें कहां पर है, इसमें बता देता हूं आपको कहां पर है। देखो, जलीय जैव विविधता मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहां आ गई है, तो ये इधर एक कच्छ का रण है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका है, और ये वाला जो क्षेत्र बना है इंडिया में, इसको अपन कहेंगे मन्नार की खाड़ी। तो भारत के बाद में श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो जो क्षेत्र है, इसको हम कहेंगे मन्नार की खाड़ी। ये हो गया कच्छ का रण, गुजरात तरफ का मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण, क्योंकि इसी में जीव जीव समुद्र लगा हुआ है भारत में। जब इसी से समुद्र लगा हुआ है तो यही पे जीव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश और ये तो सब बीच में है, उत्तर प्रदेश है, ये सब ऊपर है, इनसे जल का संपर्क ही नहीं। तो इस चीज को आप करेंगे, भारत में जलीय जैव विविधता। अब एग्जाम अगर आए कि भारत में जलीय जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, प्रश्न दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, भारत में जलीय जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कच्छ का रण, या एक और देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो जैव विविधता क्या होता है, फिर जलीय जैव विविधता समझेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो आपको बगैर सोचे आप समझ जाएंगे कि अच्छा, जल वाला भाग ये मन्नार की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, ये कच्छ का रण, इन तीनों में से कहीं ना कहीं होगा। और लक्षद्वीप अगर होता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, तो भी लगाएंगे। आपको मैंने बिल्कुल इतने बेसिक से समझाने की कोशिश करी है कि आपको भूगोल भी इसमें कवर हो रहा है, पर्यावरण भी समझ में आ रहा होगा, और साइंस से भी से संबंधित चीजें जो फैक्ट आते हैं वो आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये जलीय जैव विविधता, भारत में जलीय जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ का रण, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज आखिरी में बताता हूं आपको, IUCN है ना, क्या है ये IUCN, मतलब इसका एग्जाम में ये पूछता है एग्जामिनर कि IUCN का क्या नाम होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि यूं कहें अपन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन का रक्षा करने वाला, धरोहर उनकी रक्षा करने वाली एक प्रकार की संस्था है इंटरनेशनल। तो बहुत बार इसका पर्यावरण में कुछ नहीं, बस IUCN का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति का संरक्षण करने वाली एक प्रकार की संस्था। अब इसका काम क्या है भैया, रेड डाटा बुक अति महत्वपूर्ण, मतलब मैंने कम से कम 3 या 4 एग्जाम में इसका नाम देखा, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये रेड डाटा बुक UPSC PSC किसी भी एग्जाम को रख के चले आप, अगर रेड डाटा बुक आज समझ जाओ पर्यावरण का चक्र क्या है, इसमें रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित करते हैं। जो रेड डाटा बुक है, ये रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची है। ये एक प्रकार की ऐसी लिस्ट है रेड डाटा बुक जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को शामिल किया गया है, ऐसे जीव, ऐसे स्पीसीज, ऐसी प्रजाति जो कुछ समय में विलुप्त हो रहे हैं, उनको इनमें शामिल किया गया है। तो इस बुक का नाम है रेड, एक लाल प्रकार के पत्र रहता है, इस पे इनके नाम लिखे रहते हैं। जो जीव संकट में है, जो खत्म होने वाले हैं, जैसे भारत में चीता है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो समाप्ति है, जैसे हमने डायनासोर का नाम सुना है, देखा नहीं है, ये विलुप्त हो गया। तो ऐसे जीव जो समाप्त होने पे हैं, वो प्राणी भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, उनकी स्पीसीज, तो उनका रेड लाल पत्र पर जो नाम लिखकर वो डायरी IUCN के पास पुस्तक रखी है, उसी का नाम है रेड डाटा लिस्ट। उस लिस्ट में जिसका नाम शामिल हो गया, मतलब वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो संकटग्रस्त है, वो समाप्त की कगार पे है। अब या तो उसको IUCN एक जगह वहीं पे प्रिजर्व करें, या वहां से ले जाकर दूसरी जगह सुरक्षित करें। 2 टेक्निक अपन आगे पढ़ी थी। और दुर्लभ किस्म के जीव जंतु इस सूची में भारत से चीता इस लिस्ट में, ओ हेलो याद रखिएगा, भारत से चीता इस लिस्ट में। रेड डाटा बुक, परीक्षा में ये प्रश्न आया है, रेड डाटा बुक किसके लिए, रेड डाटा बुक किसके लिए प्रकाशित हुई, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, कि जैव विविधता के लिए, कि एक प्रकार के जीवों के लिए। 4 विकल्प बन जाएंगे, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि भैया ये जो है, ये दुर्लभ किस्म के जीव जातियों को इकट्ठा करने की एक बुक है जो IUCN के पास है, जिसका नाम है रेड डाटा बुक, ठीक है। अब
लास्ट अपना यही था। और आज आपको मैंने जो पढ़ाया आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपने आसानी से कहीं भी आज तक नहीं पढ़ा हो। और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको एक से बढ़कर एक वीडियो के रूप में प्रेजेंट करें, एक से बढ़कर एक कंटेंट लेके आए, ऐसा कंटेंट जो आज तक किसी ने आसानी से नहीं पढ़ाया हो, जिसके सिलेक्टेड चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल पाएंगे। ऐसा कंटेंट तो हमारे को हमारे इस चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें, और इसी प्रकार से आपकी हर क्लास का आनंद लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।